आज हम जिस बारे में बात करेंगे वह है वेक्टर स्पेस, जो फंक्शंस का एक स्पेस है। इससे पहले कि मैं उस पर जाऊं, मैं करती हूं। तो हमने क्या किया? हमने कहा कि एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस सेट है, जिसे हमने इस एंगुलर ब्रैकेट से दर्शाया है, जिसे केट कहा जाता है। एक यह आंतरिक प्रोडक्ट डेल्टा क्रोनेकर डेल्टा होना चाहिए का पालन करता है, और हमारे पास यह भी था बाहरी प्रोडक्ट। इनमें से प्रत्येक बाहरी प्रोडक्ट शब्द प्रोजेक्शन ऑपरेटर है। सभी प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स पर योग, जिसे जुड़ना चाहिए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स या आइडेंटिटी ऑपरेटर होने के लिए। ठीक है, सब मेरे साथ हैं। यह वही है जो हमने पिछले लेक्चर में किया था। तो वह है ऑर्थोनॉर्मल बेसिस सेट, जिसे इन दो मानदंडों का पालन करना है। पहला है ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन या ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन। दूसरे को पूर्णता की कंडीशन कहा जाता है। तो ऐसे वेक्टर स्पेस में किसी भी अवस्था द्वारा बेसिस सेट के टर्म्स में इसे फिर से लिखना चाहिए। अवस्थाओं के बेसिस पर और जनरल रूप से कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट सीएम है। यह कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस है। कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस और सीएम कोएफिशिएंट है, और आप निर्धारित करते हैं कि सीएम क्या है। दोनों पक्षों पर आंतरिक प्रोडक्ट लेते हुए और ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन को लागू करते हुए। ठीक है, मान लीजिए मैं साई आई के साथ आंतरिक प्रोडक्ट ले रही हूँ, और फाई आई सीएम एक कांस्टेंट है। साई समेशन होना चाहिए ओवर एन सी एन फाई एन के। अगर मैं साई के साथ आंतरिक प्रोडक्ट फाई आई लेती हूँ, यह है फाई आई समेशन ओवर एन सी एन फाई एन के साथ, और मैं समेशन को एन के बाहर निकाल सकती हूँ और सीएम को इसके गुण के रूप में भी ले सकती हूँ। आंतरिक वेक्टर स्पेसेस में सीएन निकाल सकती हूँ, और आपके पास एक फाई आई फाई एन के साथ होगा। यह क्या है? यह ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन है। आपको एक डेल्टा एन आई देगा। तो केवल जब समेशन ओवर एन सी एन डेल्टा एन है, इसलिए केवल जब एन आई के बराबर होता है तो यह सहयोग करने वाला होता है। समेशन खत्म हो जाएगा और आपको सी आई मिलेगा। तो हमने यहाँ जो दिखाया है वह है सी एन, लेकिन कुछ नहीं, साई के साथ फाई एन का आंतरिक प्रोडक्ट। क्या यह ठीक है? इनमें से प्रत्येक कोएफिशिएंट अवस्थाओं के सुपरपोजिशन को दर्शाता है, जहां फाई एन बेसिस अवस्थाएं हैं। कोएफिशिएंट सी एन को उस अवस्था का आंतरिक प्रोडक्ट बेसिस अवस्थाओं के साथ लेकर निर्धारित किया जा सकता है। आप अपने वेक्टर चाहते हैं इस तरह की नॉर्म फाइनाइट है, जिसका मतलब है हर सेट, हर वेक्टर जो हम लिखते हैं, यहाँ संख्याओं का क्रम या यहाँ स्केलर्स का क्रम का सेट सम्मिलित करता है, और उन स्केलर्स के सेट को यह मापदंड, जिसे स्क्वायर योग अनुक्रम कहा जाता है, को संतुष्ट करना चाहिए। और वे अवस्थाएं जो ऐसे वेक्टर स्पेस में लिखी गई हैं, जहां हमारे पास यह स्क्वायर योग अनुक्रम था, निश्चित रूप से हमने पहले से ही सीएम द्वारा दर्शाया है, जिसे हमने एक छोटे एल द्वारा दर्शाया है। तो छोटा एल दो वेक्टर स्पेस है जो सभी संभावित साई अवस्थाओं का गठन करता है। सीएम इस मापदंड को संतुष्ट करे या नॉर्म फाइनाइट है, तो आप इस वेक्टर स्पेस को रैंडम कहते हैं। यह बेसिस अवस्था का डिस्क्रीट सेट है। धीरे धीरे एक कॉन्टिनम सेट गणनीय अगणनीय बन जाता है, और इसी तरह आगे भी लिटरेचर में सीएम, जो कि
फाई एन में अवस्थाएं खोजने की प्रोबेबिलिटी खोज रहा है, ताकि सीएम, जिसे हम कहते हैं कि यह एक प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है, और मॉड सीएम स्क्वायर, जिसे अवस्थाएं खोजने की प्रोबेबिलिटी कहा जाता है, और वेव फंक्शन फॉर्मलिज्म आपके लिए फिर से इसे डिराक नोटेशन में लिखने की कोशिश कर रहा है। वह साई का आंतरिक प्रोडक्ट फाई एम के साथ ले रहा है। यह आपको बताएगा कि एक आर्बिट्रेरी स्टेट साई के लिए फाई एम के साथ एक कंपोनेंट रखने के लिए प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड क्या है। इसमें एक अवस्था होने के लिए एक वेक्टर स्पेस में कई कंपोनेंट को जानने के लिए, जिसे बेसिस सेट कहते हैं, तो आप अवस्था के आंतरिक प्रोडक्ट को आर्बिट्रेरी स्टेट के फाई एन बेसिस के साथ एक कंपोनेंट के द्वारा पा रहे हैं, जो आपको सीएम देता है। इसलिए सीएम वह है जिसे हम कहते हैं कि यह एक प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है, और प्रोबेबिलिटी मॉड सीएम स्क्वायर द्वारा दी जानी चाहिए, जिसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। लेकिन अगर आप इसे प्रोबेबिलिटी के रूप में परिभाषित करना चाहते हैं, तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि क्या यह प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी के योग में एक तक जोड़ना चाहिए, तो आपको इसे नॉर्मलाइज करना चाहिए। अगर यह फाइनाइट है तो आप इसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं, और उन नॉर्मलाइज्ड अवस्था कोएफिशिएंट से प्रत्येक को लिखें। कोएफिशिएंट्स का मॉड स्क्वायर्ड, जो कि यहाँ मेरे पास है, यहाँ कोएफिशिएंट्स इसके मॉड स्क्वायर्ड है। यदि साई नॉर्मलाइज्ड है, तब आप उन्हें प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं। इसलिए ऐसा वेक्टर स्पेस वह है जिसे हम कहते हैं L2 द्वारा दर्शाते हैं, और उनमें शामिल है स्क्वायर समेबल क्रम का एक से। प्रत्येक वेक्टर के लिए आपके पास अनुक्रम है कॉम्प्लेक्स स्केलर का। या तो ऐसे ही स्टेट साई लिख सकते हैं, या आप दे सकते हैं संख्याओं के अनुक्रम का से। ठीक, और फिर हम ऑपरेटरों पर भी गए। क्या यह स्पष्ट है? क्या स्लाइड और सब समझ में आया आप सभी को? फिर हम ऑपरेटरों पर गए। बेसिस की तरह किसी भी स्टेट का विस्तार बेसिस स्टेट के टर्म्स में किया जा सकता है। हम इस ऑपरेटर से भी गए हैं, जिसे कुछ कोएफिशिएंट्स के साथ के बाहरी प्रोडक्ट बेसिस स्टेट के बाहरी प्रोडक्ट के टर्म्स में फिर से लिखा जा सकता है। हमने यह भी देखा ONM कैसे लिखें, एक मैट्रिक्स एलिमेंट के रूप में ऑपरेटर का स्टेट फाई एन और फाई एम के बीच। पिछले लेक्चर में हमने यही देखा था। क्या वह सही है? ठीक है, तो आगे बढ़ने के लिए मैंने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है आइगन वैल्यूज के बारे में, और इसी तरह मुझे इसे यहाँ रखने दें। ऑपरेटर ओ लीनियर वेक्टर स्पेस में वेक्टर पर कार्य करता है। मान लीजिए कि एक आर्बिट्रेरी स्टेट साई पर ऑपरेटर लैम्बडा टाइम्स साई है। इस इक्वेशन को क्या कहा जाता है? यह एक आइगन वैल्यू इक्वेशन है। यदि आपके पास है, यदि आप देखते हैं, तो यह मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के साथ एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के रूप में है। आपने कॉलम वेक्टर पर मैट्रिक्स ऑपरेटिंग लिया होगा, ताकि आपको कुछ नंबर टाइम्स कॉलम वेक्टर मिल पाए। तो यह एक आइगन वैल्यू इक्वेशन है, एक ही कॉलम वेक्टर। तो यह इक्वेशन जो यहाँ संक्षेप में लिखी है, एक आइगन वैल्यू इक्वेशन है। आइगन वैल्यू क्या है? लैम्बडा आइगन वैल्यू है, इसलिए स्टेट साई को ऑपरेटर ओ का एक आइगन स्टेट भी कहा जाता है। तो अगर आप लेते हैं आर्बिट्रेरी स्टेट जो इस ऑपरेटर का आइगन स्टेट नहीं है, तो जनरल तौर पर यदि आपके पास ऑपरेटर कार्य कर रहा है इस वेक्टर स्पेस में एक वेक्टर, यह आपको एक नया वेक्टर दे सकता है जो एक ही वेक्टर स्पेस से संबंधित है। यह संभव है, ठीक है, यदि आप एक मैट्रिक्स लेते हैं, इसे एक कॉलम वेक्टर पर ऑपरेट करें, जिसे आप एक नए कॉलम वेक्टर में प्राप्त कर सकते हैं। इस कॉलम वेक्टर को किसी संख्या से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसा होता है तो यह एक आइगन वैल्यू इक्वेशन है। अगर ऐसा नहीं होता है, तब यह इक्वेशन
जनरल तौर पर संभव है। जैसे हमने एक डुअल वेक्टर स्टेट लिखी है, दाईं ओर दोहरे वेक्टर स्पेस में हम लिखना चाहते हैं इनकेट के लिए ब्रा नोटेशन। इस इक्वेशन का क्या होता है, इस इक्वेशन का क्या होगा? इसलिए इक्वेशन को इस प्रकार लिखा जा सकता है। आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिख सकते हैं और ट्रांसपोज कर सकते हैं, जिसे आप डैगर कह सकते हैं, मैट्रिसेस में, और वह ऑपरेट करेगा रो वेक्टर पर और आपको देगा एक नई रो वेक्टर जो साई की डुअल स्टेट है। तो ऑपरेटर ओ जब आप डुअल स्पेस पर जाएंगे तो बन जाएंगे डैगर ऑपरेटर। तो इन दो स्टेट की आंतरिक प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या है? यदि आपके पास काई और जाई होता तो यह होना चाहिए, ठीक है। यदि आपके पास काई पर ओ ऑपरेटर है, मुझे जाई दे रहा है, ठीक है, तो मैं लिखने की कोशिश कर सकती हूँ एक अल्फा ओ ऑपरेटर के साथ काई पर वह जाई। यह क्या होगा? कोई काई ओ ऑपरेटर के साथ डैगर और फिर अल्फा। तो एक बार जब मैं इस इंटरमीडिएट इक्वेशन को लिखती हूँ और इस आंतरिक प्रोडक्ट स्टेट प्रॉपर्टी का उपयोग करती हूँ, आप दिखा सकते हैं कि इसे यह कहा जाता है, इसे मैट्रिक्स एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, मैट्रिक्स एलिमेंट अल्फा और जाई स्टेट के बीच। और यह मैट्रिक्स एलिमेंट यदि आप रो और कॉलम को आपस में बदलते हैं, आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी लेना होगा और उसको ट्रांसपोज करना होगा। उस ऑपरेशन को क्या कहा जाता है? एडजॉइंट ऑपरेशन। ठीक है, यह एक एडजॉइंट ऑपरेटर है। यह एक कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस हो सकता है, इसलिए आपको इस परिणाम का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना होगा। तो यह कुछ ऐसा है जो आंतरिक प्रोडक्ट प्रॉपर्टी आप पर लगाता है कि प्रत्येक ऑपरेटर जिसे आप मानते हैं जो लीनियर वेक्टर स्पेस में वेक्टर्स पर कार्य करता है, इसे इस प्रॉपर्टी में पालन करना होगा। तो अगला प्रश्न है, हम चाहते हैं, भले ही मैथमेटिकली हम इसे ऑपरेटर कहते हैं, हम चाहते हैं भौतिक प्रेक्षणों से जुड़ना। कुछ ऑब्जर्वेबल्स हैं। पार्टिकल की पोजीशन क्या है? पार्टिकल का मोमेंटम क्या है? आपके पास उनके फंक्शन भी हो सकते हैं, जैसे आप पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम को जानते हैं, पार्टिकल की एनर्जी। जिस पार्टिकल को आप जानते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी सभी ऑब्जर्व करने वाली है। यदि आपको याद हो तो पार्टिकल एहरनफेस्ट के थ्योरम की काइनेटिक एनर्जी क्या है? एक्सपेक्टेशन वैल्यू को व्यवहार करना चाहिए जैसा आपके क्लासिकल परिणाम है, जिसका अर्थ है क्लासिकल परिणाम जब आप पढ़ते हैं आपको हमेशा क्या मिले? रियल वैल्यू। सही, आपको कॉम्प्लेक्स वैल्यू कभी नहीं मिले, इसलिए हम कम से कम एक्सपेक्टेशन वैल्यू की अपेक्षा करते हैं। ऑब्जर्वेबल्स के लिए, किसी भी ऑपरेटर के लिए नहीं, लेकिन ऑपरेटर जिन्हें ऑब्जर्वेबल्स में मैप किया जा सकता है भौतिक सिस्टम में, आप चाहते हैं कि वे एक्सपेक्टेशन वैल्यू रियल हो। यह कुछ ऐसा है जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो उन ऑपरेटरों के लिए जिनको ऑब्जर्वेबल्स दर्शाना है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑपरेटर्स को रियल मात्रा में होना चाहिए। तो मान लीजिए कि आप आइगन वैल्यू इक्वेशन लेते हैं जो हमारे पास थी O/phi लैम्डा टाइम्स आई, और सामान्य होने के लिए स्टेट साई का उपयोग करें। तो यह एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो स्टेट की वैल्यू के बराबर है, उसे विशेष साई के रूप में तैयार किया जाता है। आपने भौतिक सिस्टम को स्टेट साई में दिया है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू कुछ ऑपरेटर को ऑब्जर्वेबल योग्य होने दें। आप इसे केवल एक डिक्शनरी की तरह रखने के लिए पोजीशन ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर के रूप में ले सकते हैं, ताकि एक्सपेक्टेशन वैल्यू है
अगर यह स्टेट साई में तैयार किया जाता है, औपचारिक रूप से इनर प्रोडक्ट या ऑपरेटर का मैट्रिक्स एलिमेंट स्टेट साई लिखा जाना चाहिए। और केवल मैं आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में बता रही थी कि यदि आप किट और ब्रा को आपस में बदल लेते हैं तो प्रारंभिक अवस्था ब्रा स्टेट के साथ किट स्टेट। आपको जो करना है, आपको इसे इस तरह बनाना है कि दोनों समान हैं। तो वास्तव में अल्फा और जाई जो मेरे पास था, अल्फा और काई एक ही हैं, लेकिन ओ बन जाता है ओ डैगर, और आपको एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करना होगा। तो यह वही है जो मैं यहाँ दिखा रही थी, ठीक है। मान लीजिए मैं लिखना चाहती हूँ साई ओ फाई आई, वह होगा, और अगर आप भी जोड़ देते हैं साई पर, वो लैम्डा टाइम साई है। किसी भी ऑपरेटर के लिए लैम्डा हो सकता है कॉम्प्लेक्स। तो अगर मैं लिखना चाहती हूँ क्या साई ओ डैगर पर, यह लैम्डा स्टार है। साई पर लैम्डा जनरल रूप से, जब तक कि यह मैप्ड नहीं हो जाता या ऑब्जर्वेबल लैम्डा जनरल रूप से होता है कॉम्प्लेक्स। लेकिन यह कंडीशन जो लिखी है आपको बताती है कि यह लैम्डा है। ओ साई पर लैम्डा है, और यह स्थिति आपको बताती है कि यह है लैम्डा स्टार। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो आप पाते हैं इनर प्रोडक्ट प्रॉपर्टी को फोर्स करती है कि लैम्डा को बराबर होना चाहिए लैम्डा स्टार के। तो यह कुछ ऐसा है जो हम पाते हैं, बशर्ते वहाँ कुछ छोटी सी चीज जो मैंने यहाँ छोड़ दी है। ये दोनों एक दिख रहे हैं और समान दिया गया है। एक ऑपरेटर इक्वेशन के रूप में भी आपको इस ओ ऑपरेटर को रखना चाहिए, ठीक है। तो यह है वही जो यहाँ होगा, इसलिए यह हमें बताता है कि यह है भौतिक ऑब्जर्वेबल्स के लिए। भौतिक ऑब्जर्वेबल्स क्वांटम सिस्टम में, क्वांटम मैकेनिक्स में रियल आइगन वैल्यूज ओ को ओ डैगर करेंगी। इसलिए जिसे हम कहते हैं वह एक हर्मिटियन ऑपरेटर है। अब धीरे धीरे फैमिलियर स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शंस पर आगे बढ़ रहे हैं, जिन्हें मैंने पहले ही सप्ताह में किया था। वेव फंक्शंस के संदर्भ में मैंने सोचा कि मुझे कुछ टाइम बिताने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको हर्माइट पॉलिनोमियल्स के बारे में पता चले। हमने यह हर्माइट पॉलिनोमियल्स किया हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के लिए, और फिर हम हाइड्रोजन एटम पर जाते हैं। हम देखने लगते हैं लैगुएरे पॉलिनोमियल, और इसलिए एक बार मैंने सोचा कि आपको महसूस करना चाहिए ये पॉलिनोमियल्स का समुच्चय भी वेक्टर स्पेस है। मान लीजिए कि मैं इन हर्मिट पॉलिनोमियल्स को लेती हूँ। इन सभी हर्मिट पॉलिनोमियल का संग्रह एक इनफाइनाइट बेसिस सेट बनाता है, गणनीय, और आप कोई आर्बिट्रेरी फंक्शन या आर्बिट्रेरी पॉलिनोमियल लिख सकते हैं इन हर्मिट पॉलिनोमियल के टर्म्स में। तो उस अर्थ में यह परिभाषित करता है फंक्शंस जो पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं, जो आपके लिए परिभाषित कर सकता है एक वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो मानदंड क्या है? इसे वेव फंक्शंस के मामले में देखा है। मान लीजिए x का आर्बिट्रेरी फंक्शन f लिया, x के f का मॉड dx पर इंटीग्रेटेड सीमा के बीच। आइए हम एक लिमिट लगाते हैं a से b। यदि मान ले कि आपके पास एक बॉक्स में एक पार्टिकल है, पार्टिकल कोऑर्डिनेट्स बॉक्स के कोऑर्डिनेट्स के साथ होना चाहिए +L से -L या +A से B, इसलिए यह इंटीग्रेशन की लिमिट होनी चाहिए। और हमने परिभाषित किया है कि स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शंस, जहां हमने वेव फंक्शन किए लेकिन हम यहां एक जनरल फंक्शन बनाए हुए हैं, उन्हें इस मानदंड को पूरा करना होगा कि जो बराबर नहीं होना चाहिए वह फाइनाइट होना चाहिए। क्षमा करें, मुझे नहीं पता कि मैंने बराबर क्यों रखा है, यह इसके बराबर या इससे कम होना चाहिए। कृपया इसे ठीक करें। इसलिए ये स्क्वायर इंटीग्रेबल
समेबल फंक्शंस हैं। पहले के मामले से विपरीत जहां मैंने स्क्वायर समेबल सीक्वेंस के बारे में बात की थी, यहाँ ये स्क्वायर है इंटीग्रेबल फंक्शन। हम दर्शाएंगे, कम से कम लिटरेचर में इसे दर्शाया गया है कैपिटल L2 से, और फिर आप बाउंड्री पॉइंट भी देते हैं A और B के बीच। तो आइए हम सबसे सरल ले फंक्शन सेट करें जो L2 के हैं -1 से +1। आप मेरा मतलब समझे, x -1 से +1 तक मान लेता है। यह है एक सरलतम बेसिस फंक्शन का सेट। हम सोच सकते हैं पॉलिनॉमियल पावर x की पावर x शून्य की पावर के लिए x स्क्वायर और भी। क्या यह एक अच्छा बेसिस बनाता है? क्या हम उस बेसिस का प्रयोग करके कोई पॉलिनॉमियल लिख सकते हैं? क्या वे एक ऑर्थोगोनल बेसिस या नॉन ऑर्थोगोनल बेसिस बनाते हैं? नॉन ऑर्थोगोनल बेसिस सही। हम कम से कम जानते हैं। जानिए हम ऐसा कब करते हैं। वेव फंक्शन फॉर्मलिज्म वे एक नॉन ऑर्थोगोनल बेसिस बनाते हैं, वो ऑर्थोगोनल नहीं है। तो आप जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन कैसे करना है। नॉर्मलाइजेशन इसी के समान है, और ऑर्थोगोनल कंडीशन यह है कि यदि आपके दो फंक्शन f1 और f2 हैं, एक बॉक्स में आपका पार्टिकल, यदि आप साई को इंटीग्रेट करते हैं तो सबसे पहला ग्राउंड स्टेट के साथ एक्साइटेड स्टेट, आप जानते हैं कि यह शून्य होगा, ठीक है, वह ऑर्थोगोनल कंडीशन है। तो आप इन बेसिस पर करना चाहते हैं और हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वे ऑर्थोगोनल फंक्शन नहीं है। तो आप क्या करते हो? मैं ऑर्थोगोनल फंक्शन प्राप्त करना चाहती हूँ या ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन। ग्राम श्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन, हमें ग्राम श्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन करने की आवश्यकता है फंक्शन स्पेस में, सही है। अब आप इसे स्वयं करना शुरू कर सकते हैं। आइए मानते हैं प्रारंभिक अवस्था यह फंक्शन है। कुछ नॉर्मलाइजेशन C0 टाइम्स x की पावर शून्य रखेंगे। तो हम पहले क्या करते हैं, हमें इस फंक्शन को नॉर्मलाइज करने की आवश्यकता है, तब हम इसे फाई शून्य कहेंगे। तो चलिए ऐसा करते हैं। इसी तरह हम साई 1 कहते हैं, जो अगले फंक्शन के इक्विवेलेंट है जो x में केवल लीनियर है। साई 2 तीसरा फंक्शन है जो x में क्वाड्रेटिक है। तो ये बेसिस फंक्शन है जो है नॉन ऑर्थोगोनल बेसिस, और ग्राम श्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन करने जा रही हूँ। तो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन क्या है? यह L2 ऑफ -1 से 1 सही है। आप इंटीग्रेट करते हैं -1 से +1 तक। क्या हम ले सकते हैं इस पॉलिनॉमियल के लिए? आप जानते हैं, क्या आप x की पावर n पर जा सकते हैं? यहाँ भी जहाँ n बहुत बड़ा है, बेसिस फंक्शंस हैं, आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाउंड्री रीजन केवल -1 से +1 है, आप इसे पार नहीं कर रहे हैं। तो x की पावर इन्फिनिटी के लिए इसमें अधिकांश में 1 या -1 हो सकता है। बाउंड्रीज पर 1 to इन्फिनिटी की पावर 1 है। तो कुछ अर्थों में यह बेसिस फंक्शन एक अनुमत बेसिस फंक्शन है L2 के लिए -1 से +1 तक। आप यह नहीं कर सकते यदि आप इसे बनाते हैं -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। यही सवाल है, आप देखते हैं कि लेकिन हमें हर्मिट पॉलिनोमियल्स के बारे में सोचने की जरूरत है। हार्मोनिक ऑसिलेटर परिस्थिति, हमने वहाँ क्या किया? हमने इसे -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी में ले जाने की कोशिश की, लेकिन कुछ सूक्ष्मता है, हमें उस सूक्ष्मता पर वापस आने की आवश्यकता है। आप खुद यहाँ देख सकते हैं, हर्माइट पॉलिनोमियल्स वे इस कंडीशन को पूरा नहीं करते हैं, वे यहाँ किसी प्रकार के डैम्पिंग फैक्टर से संतुष्ट हैं। आपने देखा हुआ है, ठीक? तो हम उस पर वापस आएंगे, लेकिन अभी हम खुद को सीमित रखें L2 के लिए -1 से +1 तक। तो C यहाँ क्या नहीं है, 1/√2। इसी तरह आप x में से C1 ले सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करें स्टेट के प्रोजेक्शन को
यह एक नॉर्मलाइज्ड फंक्शन होगा। वास्तव में आप इसे ठीक करने का प्रयास करते हैं जो सी नॉट है और फिर उसका उपयोग करें और फिर आप दिखा सकते हैं कि यह एक है। लेकिन अगर आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं -1 से +1 की लिमिट में x के f0 और x के f1 के बीच की ऑर्थोगोनैलिटी का क्या होता है? यह 0 है, ना या हाँ वह है। सम फंक्शन में यह एक विषम फंक्शन है और यह -1 से +1 की ओर जा रहा है। आप दिखा सकते हैं कि f0 f1 के साथ ऑर्थोगोनल है। इसलिए जब मैं लिखना चाहती हूँ कि कौन सी स्टेट फिर आगे है, पहला स्टेट न के बराबर है, आप इसे नॉर्मलाइज करने के लिए चुन सकते हैं और यह होने वाला है ऑर्थोनॉर्मल बेसिस सेट से संबंधित दूसरा स्टेट। जब मुझे साई एक से करना है, मुझे प्रोजेक्शन घटाना है। इस फंक्शन f0 ऑफ x का फंक्शन स्पेस में के साथ मुझे ऐसा करने की आवश्यकता है क्योंकि यह तो फाई नॉट जो x के f0 के इक्विवेलेंट है वह 1/√2 है और x 0 की पावर है जो और कुछ नहीं बल्कि 1/√ है। मैं जानना चाहती हूँ कि फाई एक क्या है। मैं साई एक माइनस से शुरू करूँगी। ठीक, आप लेते हैं फाई नॉट के साथ साई एक के रूप में फाई नॉट के साथ और फिर जो कुछ भी न्यूमरेटर है आपको वह रखना है। इनर प्रोडक्ट, मैंने कहा कि नॉर्मलाइजेशन वह है जो आप करेंगे ये फाइनाइट गणनीय वेक्टर स्पेस में। अब हमें यह लिखना होगा कि यह इनर प्रोडक्ट क्या है। फंक्शन स्पेस में प्रोडक्ट में होगा x का f0 x का f1 स्टार dx -1 से +1 के बीच। तो यह बराबर है आपके फाई नॉट साई एक के। और अभी क्या होने वाला है? x का f1 क्या है? x का f1 सी एक टाइम्स x है, ठीक है। f1 सी एक टाइम्स x है, तो यह होने जा रहा है। यह एक कांस्टेंट है और x इंटीग्रेशन -1 से +1 होगा 0। इसलिए आपको इस टर्म के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आप बस साई एक ले और उस फाई को नॉर्मलाइज करें जो आपको आपका सी एक देगा और निर्धारित करें कि क्या है आपका अगला स्टेट। फाई एक ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि फाई 1 क्या है, वह क्या है, C1 कोएफिशिएंट क्या है। क्या आप इसको चेक कर सकते हैं? ठीक है, तो क्या आपको √3/2 मिलता है? √3/2 का स्क्वायर रूट। अगला वह कौन सी चीज है जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए? यह वही तर्क नहीं होगा। इसमें विषम और सम फंक्शन के बीच ओवरलैप नहीं था। यह सम है और यह विषम है, यही होगा स्टेट पर प्रोजेक्शन के लिए। लेकिन क्या इसका कोई प्रोजेक्शन होगा इस स्टेट पर? तो आपको साई दो स्टेट के प्रोजेक्शन को फाई 0 के साथ लेकर ग्राम श्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन करना होगा इन साइड पर। क्या आप ट्राई कर सकते हैं? तो इस प्रॉपर्टीज का उपयोग करें। फाई नॉट रूट है /2 का, फाई एक √3 है बटा 2 गुना x, तो वे दोनों सीधे से हैं। बस नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन ही आप ठीक कर सकते हैं यह दो फंक्शंस। तीसरे के बारे में क्या? फाई 2x, क्या आप इसे ट्राई कर सकते हैं? एक ही प्रक्रिया f2 फंक्शन ले, घटाएं x का फाई नॉट। यह फाई नॉट के साथ प्रोजेक्शन है फंक्शन स्पेस। इनर प्रोडक्ट को इंटीग्रेशन द्वारा बदल दिया जाएगा। x एक डमी वेरिएबल है, इसलिए मुझे x प्राइम कहा जाता है क्योंकि मेरे पास पहले से ही x यहाँ है। भ्रमित नहीं करना चाहती। क्या वह ठीक है? -1 से +1 क्योंकि वेक्टर स्पेस स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शंस करता है -1 से
प्लस 1 तक L2 पर, तो आप लें इनर प्रोडक्ट स्टेट की F2 फाई नॉट के साथ फंक्शन स्पेस में या वेव फंक्शन नोटेशंस में आप यही करेंगे। तो मैं ग्राम श्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन कर रही हूँ फंक्शन के लिए। क्या यह समझ आया? मेरे पास प्रारंभिक स्टेट है, मुझे बाद में भी नॉर्मलाइज करना होगा। नॉर्मलाइजेशन जो कुछ भी आप देते हैं वह स्क्वायर ब्रैकेट है। आपको करना होगा उस स्क्वायर ब्रैकेट के मॉड को ले, उसको -1 और +1 के बीच dx पर इंटीग्रेट और नॉर्मलाइजेशन को फिक्स करें। क्या आप यह स्टेप करेंगे? अंत में इससे C2 क्या है, यह φ2 क्या है, दोनों मुझे जानने की जरूरत है। इस पर काम कर सकते हैं, बस सीधा इंटीग्रेशन किया जाना है। क्या आप सब कर रहे हैं? कम से कम सत्यापित करें या चेक करें क्या C2 √5/8 है और φ2 x का φ2 होगा। इसलिए मैंने इसे एक तरह रखा। आप जांच सकते हैं कि x के φ2 को नॉर्मलाइज्ड किया है, मेरा मतलब है φ2 स्टार φ2 x पर इंटीग्रेटेड है -1 से +1 के बीच। आप दर्शा सकते हैं कि ऐसे हुआ है। एक इस तरह से चेक करते हैं। यहाँ कुछ स्पष्ट है। अगर फाई 0 बस एक कांस्टेंट है, फाई एक x में एक लीनियर पावर है, फाई 2 शामिल, यहाँ तक की पावर x2 2 की पावर और x2 0 की पावर। तो यह 2 उच्चतम डिग्री को दर्शाता है, लेकिन यह निचले स्तर तक जा सकता है। यह वही है जो आप किस पॉलिनोमियल में देखते हैं। लीजेंड्रे पॉलिनोमियल तो आपने कई विस्तार किए होंगे कॉस थीटा के पीएल का, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। मैंने अभी ग्राम श्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन लागू किया है। फंक्शन स्पेस में व्यवस्थित रूप से निर्धारित कर रही हूँ फाई 0, फाई 1, फाई 2, जो टर्न्स हो जाता है लेजेंड्रे पॉलिनोमियल में, और वह सेट -1 से +1 के L2 के अंतर्गत आता है। लीजेंड्रे पॉलिनोमियल्स को आमतौर पर क्या लिखा जाता है? कॉस थीटा का पीएल, ठीक है। कॉस थीटा -1 से +1 तक से वैल्यू लेता है, तो यह इसके अंतर्गत आता है। कॉस थीटा का पीएल एक एलिमेंट है -1 के L2 का। मैं यहाँ पर रोकती हूँ।